आज हम पढ़ेंगे 26वें क्वेश्चन से। शंकराचार्य के इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उक्ति किसके विषय में है? गोरखनाथ के विषय में। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतने महान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी कि यह उक्ति गोरखनाथ के संबंध में है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह तुलसीदास की है। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे, जिसमें मेखला, श्रृंगी, गुदड़ी, खप्पर, कर्णमुद्रा, झोला आदि होते थे। यह कान छेद कर कुंडल पहनते थे, इसलिए इन्हें कनफटा योगी कहा जाता था, कहलाते थे। गोरख सिद्धांत संग्रह के गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया है। गोरखनाथ के समय डॉक्टर राहुल सांस्कृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें से निम्नलिखित प्रमुख है। अमनस्क योग, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग और हठ संहिता। इसमें 3 योग से संबंधित रचनाएं हैं, अमनस्क योग, ज्ञानामृत योग और योग चिंतामणि। और 3 गोरक्ष से, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक और गोरक्ष संहिता। 2 हठ से, हठ योग और हठ संहिता, और 2 वैसे बच गई, महारथ मंजरी और विवेक मार्तंड। इसको रिपीट करते हैं। अमनस्क योग, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग और हठ संहिता। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? सबसे छोटा संस्करण है 1300 छंद, उसको मानते हैं, सबसे मूल संस्करण मानते हैं उसको। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वानों पृथ्वीराज रासो के लघुतम संस्करण को सर्वाधिक प्रमाणिक या मूल रासो मानते हैं, जिनमें से 1300 छंदों का उल्लेख है। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने यह संस्करण 7000 छंद को प्रमाणिक माना है। वृहत रूप 16306 छंद सर्वाधिक अप्रमाणिक और सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है। पृथ्वीराज रासो चंद्रव्रत के रचनाकार चंद्रव्रतदायी हैं, जिनका जन्म 1668 लाहौर में माना जाता है और इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासो 69 समय में विभाजित है, जिसमें आदि पर्व समय, 10वां समय, 20वां समय, पद्मावती 57वां समय, कैमास समय, कैमास वध समय सर्वाधिक मार्मिक समय है। ये जो कैमास वध समय है ना, वो सर्वाधिक मार्मिक समय है। 61वां समय कन्न उज समय सबसे बड़ा समय, 65वां समय विवाह समय, 69वां समय महोबा युद्ध समय प्रमुख है। माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना, जबकि रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदास इसे अप्रमाणिक मानते हैं, तथा श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। विशलदेव के संपादनकर्ता इनमें से हैं माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाटा। विशलदेव रासो के संपादनकर्ता माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाटा हैं। विशलदेव रासो 14वीं शताब्दी विक्रमी के रचनाकार नरपति नालय यह सुप्रसिद्ध
रचना 4 खंडों में विभाजित है। सुप्रसिद्ध रचना कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में। प्रथम खंड में मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती से सांबर नरेश विशलदेव विग्रहराज के विवाह का वर्णन। द्वितीय खंड में विशलदेव राजमती से रूठकर उड़ीसा चले गए थे, जाने से संबंधित। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन। चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आना तथा विशलदेव द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस ले आने का वर्णन। विशलदेव राज हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त व अगरचंद नाटा द्वारा 1953 में संपादित पुस्तक है। आदिकालीन हिंदी व कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? उनका लक्ष्य जनता को धर्मों उपदेश देना मात्र था। यह उनके लिए विषय तथ्य सही नहीं है आदिकालीन कबीर अमीर खुसरो के विषय में। उनकी पहेलियां मुकरियां दो सूखने आदि साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। दिए गए तथ्यों से उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। यह तथ्य सही नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में आधुनिक एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में माना जाता है। इनकी पहेलियां मुकरियां दो सूखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इनकी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें तूतीय हिंदी का तोता कहा जाता है। इन्हें सितार का आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो पहेलियां मुकरियां दो सूखने और गजल हैं। ये पहेलियां मुकरियां दो सूखने और गजल है ना, ये तो प्रमुख है, बाकी इनकी रचनाएं और भी हैं। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? 1253 में। और कहाँ पर हुआ? आधुनिक एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में माना जाता है। इनकी पहेलियां और मुकरियां दो सूखने हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य में इन्हें खड़ी बोली का कौन सा कवि माना जाता है? प्रथम कवि माना जाता है। प्रथम कवि किस रूप में माना जाता है? कौन सी भाषा में माना जाता है? खड़ी बोली में। इन्हें क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद और हिंद का तोता। और इन्हें आविष्कार किसका किया? इन्होंने सितार का आविष्कार किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली। आचार्य शुक्ल के अनुसार पदावली की रचना को आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं लिखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया पतलक, वर्णकृति, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गंगा वाक्यावली। जो लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली ये सारी संस्कृत की रचनाएं हैं इनकी। पुरुष परीक्षा, दुर्भक्त तरंगिणी ये दोनों भी संस्कृत की हैं। गया पतलक वर्णकृत्य का मुझे नहीं पता। और इनकी अवध भाषा में कीर्तिलता, कीर्ति पताका दो ही हैं। मैथिल कोकिल क्यों कहलाए थे पदावली की रचना करने के बाद? अवध भाषा की दो रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली पदावली और गोरक्ष विजय। दुर्भक्त तरंगिणी विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर की अधूरी रचना है, जिनमें से जिसे विद्यापति ने पूर्ण किया। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भ्रंगी का संवाद दिया। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली, जो एक रीति काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। इसी रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति की अन्य उपलब्धियां अभिनव जयदेव, राजा शिव सिंह द्वारा प्रदत्त
कवि शेखर खेलन कवि, वह संधि के कवि और कवि कंठार दसावन धान, ये इनकी उपाधियां और भी हैं। अभिनव जयदेव राजा शिव सिंह द्वारा दी गई है ये। कवि शेखर खेलन कवि, वह संधि के कवि, कवि कंठार और दसावधान। इनको वह संधि के कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आदिकाल और रीतिकाल के बीच में पैदा हुए थे, आदिकाल और भक्ति काल के बीच में पैदा हुए थे, इसलिए इनको वह संधि का कवि माना जाता है। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? हिंदी प्रदेश की पूर्वी भाग में जैन साधुओं की हिंदी कविताओं के मध्य से जैन मत का प्रचार किया गया है, यह कथन सही नहीं है। सिद्धों में वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई और जैन साहित्य आचार रास फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान उपशाखा से विकसित हुए। अब हम इसका वर्णन पढ़ लेते हैं। दिए गए विवरणों में से हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, विवरण नहीं। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म का प्रचार भारत की तीव्रता से हुआ है। आरंभ में इस धर्म का प्रचार बिहार, तिरहुत और अवध के प्रांतों तक ही सीमित था। मगध में 12 वर्षों की लंबी अवधि तक भीषण अकाल की स्थिति के कारण सहस्त्रों जैन सपरिवार प्रसिद्ध जैन साधु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चल गए। यहीं से यह धर्म दक्षिण भारत में फैल गया। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र बना और यहीं से यह मत धीरे धीरे गुजरात, काठियावाड़ में प्रसारित हुआ। उड़ीसा के राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। इनकी प्रयास से जैन धर्म का अद्भुत उत्थान हुआ। अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्पष्टा थे। यह कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन का है। इसको रिपीट करते हैं। अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्पष्टा थे। राहुल सांस्कृत्यायन। अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करने के लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्पष्टा थे। यह कथन राहुल सांस्कृत्यायन का है। आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा है। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरहप्पा को माना है। और आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा? प्राकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा है। इस पुस्तक की भाषा के कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संबंध में है? कीर्तिलता के संबंध में है। रिपीट करते हैं इस कथन को। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा है। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा का प्रयोग आ गए। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? किस कृति के संदर्भ में है? कीर्तिलता के संदर्भ में। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के उक्त कथन कीर्तिलता के संदर्भ में है। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। कीर्तिलता को विद्यापति ने क्या कहा? कहानी। और कीर्तिलता विद्यापति की कैसी रचना है? ऐतिहासिक रचना। कीर्तिलता और कीर्तिपताका इनकी अवहट रचनाएं हैं। इनमें आश्रयदाता कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है।
क्योंकि जब ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिख रहे थे उस टाइम पे ये कीर्ति सिंह और शिव सिंह उनके आश्रय में रहते थे, इसलिए इनका नाम भी इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखा रखा है। विद्यापति 1350 से 1450 की प्रमुख रचनाएं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्भिक्त, तरंगिणी, गोरक्ष विजय, ये अभी तक की जितनी भी थी, गोरक्ष विजय को छोड़ के ये सारी संस्कृत की हैं। गोरक्ष विजय मैथिली की है और कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट की है और पदावली भी मैथिली की है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के कालों को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल तथा रामकुमार वर्मा ने चारण काल की संज्ञा दी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। इसको रिपीट करते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल के विषयक उपयुक्त कथनों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को जो आदिकाल है ना, इसको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे नाम मिला है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। रामकुमार वर्मा ने चारण काल। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। चौपाई दोहों, अगला क्वेश्चन, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है। उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहप्पा विषयक यह कथन किसका है? सरहप्पा विषयक यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सरहप्पा के संबंध में उपयुक्त कथन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सरहप्पा की पंक्तियां पैड़ सैल सत बखाणई देही रुद बसंत जानई के आधार पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि चौपाई दोहों का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है। उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। इसमें से सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? चंदनबाला रास किसका है? आसगु कवि का ही है। और स्थूलीबद्ध रास जेंद्रम सूरी का है। तो इसमें यही इसका असंगत है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित का है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का, जो थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा है। स्थूलीबद्ध रास विजयसेन सूरी की रचना नहीं है, बल्कि यह जींद्रम सूरी से रचित है, जिसका रचनाकाल 1209 है। विजयसेन सूरी ने
1231 में रेवंत गिरिरास की रचना की थी। तो विजय सेन सूरी की कौन सी रचना है? रेवंत गिरिरास। कब लिखी थी? 1231 में। और 1209 में 9 का रचना किसका है? स्थूलीबद्ध रास का। ये रचना किसकी है? जीनधर्म सूरी की। स्थूलीबद्ध रास विजय सेन सूरी की रचना नहीं है, बल्कि जीनधर्म सूरी द्वारा रचित है, जिसका रचना काल 1209 ईस्वी है। विजय सेन सूरी ने 1231 ईस्वी में रेवंत गिरिरास की रचना की थी। आसगु चंदनबाला रास 1200 ईस्वी। जीनधर्म सूरी स्थूलीबद्ध रास 1209 ईस्वी। विजय सेन सूरी रेवंत गिरिरास 1231। दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर 1324। इसको वापस रिपीट करते हैं। आसगु चंदनबाला रास 1200। जीनधर्म सूरी स्थूलीबद्ध रास 1209। विजय सेन सूरी रेवंत गिरिरास 1231। दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी का पूर्वार्ध। ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर 1324। आइज क्लोज। आसगु चंदनबाला रास, जीनधर्म सूरी स्थूलीबद्ध रास, विजय सेन सूरी रेवंत गिरिरास, दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। आसगु चंदनबाला रास कब लिखी गई? 1200। जीनधर्म सूरी स्थूलीबद्ध रास 1209। विजय सेन सूरी रेवंत गिरिरास 1231। दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर 1324। कूलेमाला कथा के लेखक हैं। कूलेमाला कथा के लेखक उद्योतन सूरी हैं। कूलेमाला कथा के लेखक उद्योतन सूरी हैं। धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी रास की रचना की। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिपोद की रचना की। मुनिजिन विजय ने शालिभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। कूलेमाला की रचना उद्योतन सूरी ने जालोर में रहकर 738 ईस्वी के आसपास की थी, जो कि प्राकृत ग्रंथ है। कूलेमाला कथा के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी। कूलेमाला कथा के लेखक उद्योतन सूरी हैं। धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी रास की रचना की और सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिपोद की रचना की। मुनिजिन विजय ने शालिभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। कूलेमाला की रचना उद्योतन सूरी ने जालोर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो कि प्राकृत ग्रंथ है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्य या पुंड को किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। वही राहुल सांस्कृत्यायन ने 7वीं शताब्दी से 769 ईस्वी के कवि सरयपात दोहाकोश को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज को हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। इसी को रिपीट करते हैं। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने 7वीं शताब्दी
769 ईस्वी के कवि सरयपाद दोहा कोश को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को भरतेश्वर बाहुबली रास जिसने लिखी थी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। क्वेश्चन नंबर 39, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? वज्रयानी सिद्ध से है। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्ध से है। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान को ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया, हीनयान को ही वज्रयान शाखा के रूप में जाना जाता है। इसका आगे का पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। इसमें मंत्रों व तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। जैन धर्म में बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। एक बार और रिपीट करती हूँ। बौद्ध धर्म में बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। वज्रयान मानी हीनयान शाखा। और किसके प्रभाव के चलते? तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया। तांत्रिक प्रभाव के चलते तो ये शाखा ही बनी है, तो इसलिए तांत्रिक क्रियाएं और मोक्ष प्राप्ति का विधान तो इसमें आवश्यक था, मंत्र वगैरह। तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा के में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। बौद्ध धर्म में जो वज्रयान शाखा है मतलब हीनयान शाखा के कवियों द्वारा अपने धर्म का जो प्रसार नई शाखा बनी थी ना, तो प्रचार प्रसार तो करना बनता है। तो जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कवि लेखक। ये हाल मिसकी शकुन तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया। जे हाल मिसकी मकुन तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। जे हाल मिसकी शगुन तगा दुराए नैना बनाए बतिया, ये खुसरो की प्रसिद्ध रचना है मुकरिया की। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद व हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं कालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने और गजल आदि हैं। कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। कबीर क्या कह रहा है? जब मैं था तब तो हरी नहीं था और अब हरी है और मैं नहीं हूं। जब तक इंसान के अंदर मैं रहती है तब तक वो हरि को अपना नहीं सकता, और जब उसकी मैं मर जाती है तो हरि तो मिल जाते हैं पर वो मैं नहीं रहती फिर उसकी। रजब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे। रजब कौन थे? दादू दयाल के प्रिय शिष्य।
जिस पर रज्जब ने दोहा लिखा, दाई जैसा गुरु मिला शिष्या रजबसा जान। दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रजबसा जान, मतलब शिष्य रज्जब के जैसा होना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख सूफी कवि हैं जिन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की। जायसी की अन्य प्रमुख रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्ररेखा आदि हैं। इसको रिपीट करते हैं। अमीर खुसरो को तूतीए हिंद और हिंद का तोता कहा जाता है। खुसरो की प्रमुख रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने, गज़ल। कबीर ने एक पंक्ति लिखी है, जब मैं था तब हरी नहीं और अब हरी है मैं नहीं। रजब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, जिस पर रजब ने एक दोहा लिखा, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रजब सा जान। मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख सूफी कवि हैं जिन्होंने पद्मावत जैसा महाकाव्य की रचना की है। जायसी की अन्य प्रमुख रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम और कहरनामा, चित्ररेखा आदि। जायसी की और भी रचनाएं जो हैं वो कौन सी हैं? अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्ररेखा। निर्भय भीम वायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम वायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम वायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। यह रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। वनवाला नाटिका, मल्लिका कामकरंद प्रकरण, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक रामचंद्र सूरी के अन्य रूप ग्रंथ हैं। रामचंद्र सूरी जैन आचार्य थे। इनका समय संवत 1145 ईस्वी से 1230 का है। इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे। इनके गुरु का नाम हेमचंद्र था। निम्नलिखित में से कौन सा नाच सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतालिपा। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतालिपा। निम्नलिखित में से पुतालिपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि योगी थे। शेष विकल्पों के प्रयुक्त मणिभद्रा, कनखालपा, लक्ष्मीकरा सिद्ध योगिनियों का नाम है। मणिभद्रा, कनखालपा और लक्ष्मीकरा। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से है। सिद्धों का समय क्या माना जाता है? 8वीं से 13वीं शताब्दी। सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है बल्कि योगी का है। पुतालिपा। सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि योगी थे। शेष विकल्पों में प्रयुक्त मणिभद्रपा, कनखालपा एवं लक्ष्मीकरा सिद्ध योगिनियों के नाम हैं। योगिनियों के नाम कौन कौन से हैं? मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा और कनखालपा। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से माना जाता है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? अब्बू सईद ने। किसने किया? हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने किया? अब्बू सईद ने। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अब्बू सईद ने किया। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो 1253 व 1325 की पहेलियों तथा मुकरियों में माना जाता है। हिंदवी शब्द, उन्होंने हिंदवी खुद को कहा भी तो है ना, हिंद का तूतीय हिंद और हिंद का तोता।
और मुझे कुछ कहना है तो हिंदवी में बोलो, ऐसा भी कुछ एक लाइन है अमीर खुसरो के लिए। तो इसलिए उनको कुछ स्थानों पर इनका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने 1253 1325 इनकी पहेलियों तथा मुकरियों को माना है। हिंदवी हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबुर्द शहीद ने किया। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउर वेली। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? राउल वेली। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउल वेली है, जिसके रचनाकार रावड़ा कवि है। जिसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। यह एक शिलांकित कृति के साथ चंपू काव्य है, अर्थात गद्य पद्य मिश्रित रचना है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? गद्य पद्य मिश्रित रचना को ही चंपू काव्य कहते हैं। वर्तमान में यह कृत मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। इनकी भाषा मैथिली है। ठाकुर मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव के दरबारी कवि हैं। कोलमाला कथा के रचनाकार उदोतन सूरी हैं। अभी तक जो रचनाकार आए, जो रचनाएं आई, उनको वापस रिपीट करती हूँ। आसगु चंदनबाला रास 1200, जिंद्रम सूरी स्थूली भद्र रास 1209, विजयसेन सूरी रेवंतगिरी रास 1231, दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर, कूलेमाला कथा उद्योतन सूरी, अकरावट आखिरी कलाम कहरनामा चित्ररेखा जायसी की है, और सूख ने गज़ल पहेलियाँ मुर्कियाँ ये अमीर खुसरो की हैं। अब इसी को वापस रिपीट करते हैं। कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउर वेली है। कौन सा ग्रंथ है? राउल वेली। जिसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। यह एक शिलांकित कृति के साथ साथ चंपू काव्य अर्थात गद्य पद्य मिश्रित रचना है। वर्तमान में यह कृति कहाँ पर रखी गई है? मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स के संग्रहालय में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। वर्ण रत्नाकर के रचना ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। इनकी भाषा मैथिली है। ठाकुर मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे। ठाकुर कहाँ के? ज्योतिश्वर ठाकुर मिथिला के कर्नाटक राजा हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे। कोलेमाला कथा के रचनाकार उदोतन सूरी है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। उक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक है। उद्धृत है। विद्यापति के संदर्भ में कहे गए विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। आध्यात्म रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन। और श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कौन है? श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि तो हैं विद्यापति, और कहा किसने है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। और जातीय कवि बच्चन सिंह ने। जातीय कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा। किसको? विद्यापति को।
अपभ्रंश के दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? जोइंदू। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोइंदू ने किया। परमात्म प्रकाश एवं योग सार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं 6ठी सदी के धर्म दर्शन एवं इंद्र ये निग्रह को आधार मानकर लिखी गई। हेमचंद्र अपने समय से संबंधित प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण, कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, छंदोनुशासन, देसी नाममाला कोश। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। इनका ग्रंथ भविष्यत का 10वीं शताब्दी है, जिसमें बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीवों को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों के पंचमकार मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव भक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं: जीवन की सहजता, स्वाभाविकता से दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति, जनभाषा का प्रयोग। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई केवल कवित्व के रचयिता हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। केवल दुआ और तोमर के रचयिता हैं। व्याकरण के में पारंगत हैं। इन विकल्पों में दिए गए सही से उत्तर चुनिए। इसमें हिंदी के प्रथम महाकवि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई है और व्याकरण में पारंगत है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबरदाई व्याकरण में पारंगत थे। छपे इनके निजी छंद था। शिवसिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छपियों का राजा भी कहा। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो इनके पुत्र जयललित ने पूर्ण की। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या है इनका? स्वयंभू, लुईपा के बाद में पुष्पदंत और फिर हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी। स्वयंभू 783 ईस्वी, लुईपा पुष्पदंत 972, हेमचंद्र 1088 ईस्वी। लुईपा का समय कहीं 773 भी है देखने को मिलता है, परंतु आयोग के अनुसार इस उत्तर का विकल्प सही है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये तो सही है। वे ईरान और भारत में के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में नहीं हिंदी में पूछो। तो ये 4 नंबर भी गलत हो गया। तो 2 और 3 इसके सही है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वे ईरान भारत के फारसी में लिखने वाली चोटी के कवियों में से एक थे। खुसरो का जन्म 1255 एटा जिला के पटियाले गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ हैं खालिक बारी, पहेलियाँ,
मुकरियाँ, दो सूखने, गज़ल आदि। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और 1000 सब्सक्राइबर करवा दो।